तो आज हम अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है इसको समझते हैं। तो अभी तक हमने गोल्जी अपरेटस तक देख लिया है, गोल्जी अपरेटस तक का क्या वर्किंग है, कैसा दिखता है ना। तो अब ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो देखने में कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका लंबाई का, तो इसका लंबाई मतलब लेंथ लंबाई जो होता है 1 से 4 माइक्रोमीटर होता है। 1 से 4, अगर एग्जैक्टली बोले तो 4.1 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक इसका लंबाई, और जबकि 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक इसका डाया होता है, ठीक है। इसका टोटल मोटाई 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और भी कुछ नाम से जानते हैं, जैसे कि पावर हाउस ऑफ सेल। ये पहले से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके अलावा इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। सेल विद इन सेल कहने का ये कारण है कि किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, एक बात हम जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ये हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। उसके पास खुद का राइबोसोम्स होता है ना, मैट्रिक्स होता है, खुद का फ्लूइड होता है, ठीक है। मतलब लगभग जो एक सेल के अंदर जितना काम हो पाता है उससे थोड़ा बहुत ही कम काम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फंक्शन होता है। इसीलिए इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। मतलब एक सेल के तरह ही ये खुद ब खुद एक सेल के तरह ही काम करता है, डिवीजन भी अपना खुद ही करता है ना, इसलिए इसको सेल विद इन सेल कहते हैं। इसके अलावा इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अंदर जो है ना, जितना लगभग 80% के आसपास अपने काम का जितना प्रोटीन होता है वो खुद ही ये बना लेता है। कुछ प्रोटीन सेल्स ये अपना सेल से लेता है, आसपास के मतलब जो उसका मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म है उससे लेता है, लेकिन बाकी का ये 80% के आसपास का प्रोटीन ये खुद ही बना लेता है। इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक ये भी हम लोग जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। जैसे कि ये हम डायग्राम में बनाए हुए हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरा मेम्ब्रेन है ना। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, लिखा है कहीं, लिख देते हैं इसको, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये इसका इनर मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन हुआ, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हुआ। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की ओर ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ये जो रेड कलर से बनाए हुए हैं ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर की ओर ऐसे मुड़ जाता है ना, ये ऐसे अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। जबकि बाहर का ऑर्गन, बाहर का जो हमारा मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट होता है ना। अगर हम दोनों को सीधा करने जाएं तो अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बाहर के मेम्ब्रेन से, ठीक है। क्योंकि अंदर का मेम्ब्रेन बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, ऐसे करके मतलब मुड़ा हुआ है जगह जगह से। यही जो जगह जगह से मुड़ा हुआ है इसको क्रिस्ट कहते हैं, है ना। सृष्ट या क्रिस्ट कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर का इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो जाता है, इसको क्रिस्ट कहते हैं। अब ये फोल्डेड होता क्यों है, ठीक है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो फोल्डिंग होता है इसी के ऊपर ये जो दानेदार जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, डॉटेड 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 जैसा दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ क्रिस्ट पे ही होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्ट है और सिस्टर्ने हमारा था वहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या गोल्जी अपरेटस, वहाँ सिस्टर्ने था, जबकि यहाँ क्रिस्ट है ना। तो यहाँ क्रिस्ट है, तो यहाँ पे ये जो दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो सिर्फ क्रिस्ट पे चिपका होगा, ये बीच का जो मैट्रिक्स है इसमें नहीं, इस पे चिपका हुआ है, इसको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं या फिर F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये हमें क्रिस्ट पे ही दिखाई देता है चिपका हुआ, है ना। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आसपास का जो फ्लूइड है, इसके बीच में जो भरा हुआ फ्लूइड है, इसमें हमारा राइबोसोम्स होता है, इसमें हमारा डीएनए होता है ना। ये सब तैरता हुआ दिखाई देता है। राइबोसोम्स, एक बात और ध्यान रखना है कि हमारा जो यूकैरियोट्स था उसमें 80S का राइबोसोम्स पाया जाता है, लेकिन ये जो राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो है वो 70S का राइबोसोम ही पाया जाएगा। बाकी जो यूकैरियोट सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है, सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पे चिपका होता है, वो हमारा 80S का होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट सेल में ही पाया जाएगा, मतलब प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में ये एब्सेंट होता है। तो यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अच्छा, जब यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया है तो प्रोकैरियोट को एनर्जी कौन देगा? प्रोकैरियोट में क्या होता है? तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम मिसोसोम कहते हैं, ठीक है, मिसोसोम कहते हैं, वो पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोट्स को एनर्जी देने का काम करता है ना। तो याद रखना है कि यूकैरियोट्स में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब ये मैट्रिक्स का बात कर रहे थे, तो मैट्रिक्स के बीच, मैट्रिक्स में हमारा राइबोसोम्स तैरता हुआ दिखाई देता है जो कि 70S का होता है, और डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। डीएनए इसके पास होता है क्योंकि ये खुद का डिवीज़न खुद करता है, खुद का इसका अपना डीएनए वो है, जीन वगैरह है ना, खुद के बॉडी से ये डिवीज़न करता है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स भी है इसके पास। तो ये हो गया, ये जो फोल्डिंग वाला हिस्सा हो गया क्रिस्टे कहते हैं, इस पे चिपका हुआ ऑक्सीसोम्स। यही ऑक्सीसोम्स जो होता है जिसको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, यहीं पे हमारा एनर्जी करेंसी जिसको एटीपी कहते हैं, इसको करेंसी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का करेंसी भी कहते हैं, एटीपी को हम एनर्जी का करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसी के मदद से, इसी एनर्जी करेंसी के मदद, यही एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल में स्टोर्ड होता है जो हमें एनर्जी देने का काम करता है ना। तो यही एटीपी मॉलिक्यूल्स इसी ऑक्सीसोम्स के कारण यहाँ पे बनता है। एक्चुअली में होता यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इसी ऑक्सीसोम्स के कारण होता है ना। ये जो ऑक्सीसोम्स इस पे चिपका हुआ है इसी के कारण एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होने के वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। वही जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर्ड होता है सेल के अंदर। एटीपी का मतलब फुल फॉर्म बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारे सेल के अंदर स्टोर्ड होता है, जिसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी, ये एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक फंक्शंस। अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीज़न होता है, जैसे हम मेटियोसिस और मेयोसिस प्रोसेस से डिवीज़न पढ़े थे, सेल डिवीज़न, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीज़न होता है ये फ्यूज़न होता है ना। फ्यूज़न और फ्यूज़न दो वर्ड है। फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज़न का मतलब होता है बिखरना। तो फ्यूज़न में क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया दो हिस्से में बिखर जाता है, टूट के, मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। अगर हम इसको फ्यूजन ना कहें तो इसको हम एमिटियोसिस भी कह सकते हैं, है ना। एमिटियोसिस कहो या फ्यूजन एक ही बात है। तो फ्यूजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में फ्यूजन से डिवीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय फ्यूजन, है ना। प्रोसेस का नाम पूछे तो फ्यूजन के द्वारा डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया के जगह हमारा मिसोसोम पाया जाता है जो प्रोकैरियोट्स जीवों को एनर्जी देने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन अंदर से मुड़ा हुआ होता है। जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है उसको क्रिस्ट कहते हैं, और इसी क्रिस्ट के ऊपर हमारा ये ऑक्सीसोम्स चिपका होता है जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसी ऑक्सीसोम्स के वजह से यहाँ पे एक एरोबिक रेस्पिरेशन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, जहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलता है। वही एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी के तौर पे हमारे अंदर स्टोर होता है, हमारे सेल के अंदर स्टोर होता है, जो हमको एनर्जी देने का काम करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल बचता है प्लास्टिड, उसको हम कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।